देखिए आज का लेक्चर जो है जो कि न्यूक्लियस को लेकर है। न्यूक्लियस जो कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में न्यूक्लियस हुआ था। अभी उसको लिखना कैसे है, मैंने न्यूक्लियस के पार्ट समझा दिए थे आपको कि मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर के अंदर का लिक्विड होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो अभी मैं शॉर्ट में ये भी बता दूंगा कि एक बार फिर से कोई रिवीजन भी हो जाएगा। तो न्यूक्लियर जैसे पहला पॉइंट आएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हेडिंग डालनी है आपको ये वाली। अब देखिए मैं एक बात का आपको फ्रीडम दे रहा हूँ। फ्रीडम इस बात की है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इसी की लाइंस कॉपी पेस्ट करें। आप इसको पढ़िए, समझिए, और जो लाइन आपको इसमें एक्स्ट्रा लगती हो वो आप उसको हटा सकते हैं। देखिए अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं 6th-7th वाले कि मैं अंडरलाइन कर करके दूं आपको तो आप लिखें, पर खैर मैं फिर भी कर दे रहा हूं। पर आप चाहें तो अपने मन से भी इसको पहले से ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हेडिंग्स। तो हेडिंग मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हेडिंग्स हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की बॉडी होती है जो आपको पता ही है एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, उसे साइटोप्लाज्म से अलग रखती है, ये भी आप जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के सामान को अंदर ही रखती है। अब यहाँ पर एक और बात आती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। उनके लिए जो कि मतलब कि जिनके पास न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता उनको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस को। तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियस को क्यों ऐसे डिनोट किया जा रहा है? मतलब देखो नहीं भी है लेकिन डीएनए तो है उसके पास में ना उसका, तो उस वजह से हमें कहना ही पड़ेगा ये बात। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके बाद आता है न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर का लिक्विड है जो न्यूक्लियस के अंदर का, वो ये हेडिंग मिल गई आपको। अब इसमें क्या क्या है देखो। न्यूक्लियोप्लाज्म दैट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? याद करो पहले मैंने बताया था आप लोगों को, प्रोटोप्लाज्म वो लिविंग मटेरियल है, याद रखना, लिविंग मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? A viscous fluid contain enzyme ribosomes, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स। यानी ये वही चीजें हो गई जो न्यूक्लियस के पार्ट्स होती है। जैसे मैं ये पानी की बोतल लेके बैठा हूँ, तो ये पानी की बोतल में जो पानी भरा हुआ है, अब मैंने मान लो इसमें क्या मिला दिया, इसमें मैंने मिला दिया ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोन डी डाल दिया। तो ये लिक्विड में ही तो डालोगे ना, अंदर ही जाएगा ना इसके। तो वो तो ये कंडीशन हो गई न्यूक्लियोप्लाज्म की, जिसके अंदर सब चीजें मिक्स होंगी, एंजाइम मिक्स होंगे, राइबोसोम होंगे, न्यूक्लियोलस होगा, ये सारे मतलब ऑर्गेनल्स भी होंगे इसके अंदर। तो ये हो गया। अब न्यूक्लियोलस ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर का। हाँ ये न्यूक्लियर, इसके अंदर ये पूरा लिखना है आपको, ये पूरी लाइंस लिख देनी है आप लोगों को। ये पूरी जो भी यहाँ 2 लाइंस दी गई हैं ये तो सही परफेक्ट दिया गया, न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म इज परफेक्ट। 2 लाइनें पूरी लिखनी है। न्यूक्लियोलस इट इज अ स्फेरिकल और ओवल बॉडी प्रेजेंट विद द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस, ये तो पता ही है। क्लियरली विजिबल इन द नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये आपको लिखना हो तो लिखना, ये लाइन है तो छोड़ देना छोड़ देना। नॉन डिवाइडिंग सेल्स मतलब जब वो डिवाइड नहीं होते हैं तो दिखाई देता है, वरना डिवीजन के टाइम पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन के टॉपिक में। इट डिसइंटीग्रेट, हाँ ये देखो यहाँ दिया भी क्या है, इट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द लिमिटिंग मेम्ब्रेन। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कोई ऑर्गेनल तो है नहीं तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन क्यों पाई जाएगी? ये ऑर्गेनल नहीं होता है। जैसे तुम्हारा पतंग का दोहरा जो आप लोग रखते हो ना अपने पास में, तो जब कभी उसको ऐसे रोल करते हो छोटा सा, ऐसा गोल 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 बना लेते हो उसको, तो वो एकदम डेंस दिखने लगता है आपको। वो गोला ही ये न्यूक्लियोलस है एक तरीके से, ये मान लो। अच्छा न्यूक्लियोलस में पाया क्या जाता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब एक बात यहाँ पे मैं और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि न्यूक्लियोलस जो है वो करता क्या है। न्यूक्लियोलस का काम बता दे रहा हूँ मैं, ये हेल्प करता है आरएनए फॉर्मेशन करने में। आरएनए आरएनए फॉर्मेशन, ये आरएनए बनाता है। क्योंकि मैं आप सॉरी आरएनए नहीं, सॉरी सर सर आरएनए नहीं, राइबोसोम, राइबोसोम बनाता है ये।
और मैं ये भी लिख देता हूँ राइबोसोम बनाने में क्या मटेरियल यूज करता है, तो वो क्या यूज करेगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए बनाने के लिए, राइबोसोम सॉरी बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। आरएनए और प्रोटीन ये मिलाएंगे तो राइबोसोम बनेगा। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आरएनए और प्रोटीन वाली लाइन हो गई आपकी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं, ये तो समझ में आ गया, ये लिख देना, ये भी आप पूरा लिख देना। इसके बाद क्रोमैटिन थ्रेड्स और क्रोमैटिन फाइबर, तो ये क्या होते हैं, तो जो अंदर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्रोमैटिन फाइबर या ये सब कहा जाता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होंगे उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, और मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके जा रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ पे रोक रहा हूँ और फिर आपको नेक्स्ट चालू करूंगा 1 मिनट बाद, रुकिए। तो देखिए जो क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में मैंने बताया आपको, क्रोमैटिन थ्रेड की लैंग्वेज आपको वो लिखनी है जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ब्लू वाली, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये कंडीशन है, वहां जो दिया गया है वो आपको नहीं लिखना है। पहले तो आप इतना काम कर लीजिए, तो आपका कंटेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो करना हो आप कर लीजिए, ठीक है ना। और ये आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स के अंदर केवल ये लिखना है आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये सब चीजें आपको लिखनी है। उसी के बाद जो मैंने अभी आपको ब्लू वाला जो समझाया है, ऊपर जो क्रोमैटिन फाइबर्स की जो लैंग्वेज लिखवाई है, उसके बाद मैंने आपको ये यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये आपको लिखना है। चलिए अब इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाए और समझाया जाए कि ये क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है। ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, समझना है आपको ध्यान से। अब एक एक बात समझाऊंगा मैं, रुक जाइए मैं आपको समझाऊंगा, आप चैट बॉक्स में डाउट्स को डालते जाइए। अभी देखिए आप जानते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमने कहा क्रोमैटिन, मतलब ये क्रोमैटिन यानी कि कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। क्रोमैटिन फाइबर है, ये आपको इतना तो पता चल गया। अब क्रोमैटिन फाइबर क्या है, तो वो अब और डिटेल में पता करना है, तो उसको एक क्रोमैटिन फाइबर को हमने डिटेल में निकाला, बाहर किया, और यहाँ पर हमने उसको देखना चालू किया। जब उसको थोड़ा जूम करके देखा तो ऐसा लगा जैसे कि कोई मोतियों की माला है, और उस मोतियों की माला में हमने धागे से उसको लपेट के रखा हुआ है। तो आपको बाकी चीजों को अवॉइड करना है, जिन नामों को मैं कह रहा हूँ केवल उन्हीं को ही ध्यान दीजिए। जैसे ये जो व्हाइट कलर के जो मोती आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये गोल गोल से, इनका नाम क्या दिया जा रहा है, हिस्टोन। अब बाकी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए, ध्यान मत दीजिएगा उनकी तरफ, पहले जो मैं कह रहा हूँ उनको ही ध्यान देना। अब इनके ऊपर एक जो है थ्रेड जो है लपेटा हुआ है, उसे कहते हैं हम क्या, डीएनए। अब हेलिक्स मतलब क्या होता है वो तो आगे चल के आपको पता चलेगा, पर अब ये इतना समझ लो, ये जो येलो कलर का जो थ्रेड है ये डीएनए है। तो ये तो पता चल गया हमको कि क्रोमैटिन फाइबर किसके बने हैं, डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन के बने हैं। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में थोड़ी सी तो आई होगी। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग, अरे shit, मैंने तो रिकॉर्डिंग